हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल लर्निंग विद सीमान में। हमने अपने पिछले वीडियो में सील गुण सिद्धांत के अंतर्गत आलपोर्ट के योगदान की चर्चा की थी और ये जाना था कि उससे कौन कौन से क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग सील गुण सिद्धांतों के अंतर्गत कैटल के योगदान की चर्चा करने वाले हैं और ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कंपटीशन योगदान में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लें कि कैटल का क्या विचार था सील गुण सिद्धांत को लेकर। तो कैटल का यह मानना था कि एक जो व्यक्ति के जो व्यक्तित्व होता है वो किस काम में आता है। तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है वह विशेषता होती है जिसके आधार पर हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार करेगा। फिर से सुन लीजिए एक बार कि कैटल ने क्या कहा कि कोई भी जो व्यक्ति है उसका जो व्यक्तित्व है वह उसकी वह विशेषता है जो यह बताती है कि किसी भी परिस्थिति में वह व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार करेगा। तो यानी कि कैटल ने व्यक्तित्व को एक विशेषता माना है जिसके आधार पर हम व्यक्ति के व्यवहार के विषय में प्रेडिक्शन कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैटल का जो अध्ययन है वो आलपोर्ट के अध्ययन के बाद प्रारंभ होता है। तो आलपोर्ट ने आर्टबर्ड के साथ मिलकर जो 17,953 शब्दों को प्रस्तुत किया था और उसके आगे उन्होंने सामान्य और व्यक्तिगत सील गुण की चर्चा की थी, ठीक उसी के आगे से कैटल जो है अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। और उन्होंने सबसे पहले क्या काम किया कि उन ढेर सारे शब्दों में से, वो 17,953 शब्दों में से लगभग 4,000 शब्दों का चयन करते हैं। वो लगभग 4,000 शब्दों को चुन लिया इन्होंने और चुनने के बाद क्या किया, अपना अध्ययन प्रारंभ किया। और अपने अध्ययन के क्रम में उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि दो आधारों पर, सबसे पहला आधार है समानता, समानता और दूसरा आधार क्या है, संबंध। तो समानता और संबंध के आधार पर उन्होंने क्या किया, समानता और संबंध के आधार पर उन्होंने कुल 171 सील गुणों का चयन किया। कितने सील गुणों का, 171 सील गुणों का उन्होंने चयन किया। और इन 171 सील गुणों को उन्होंने नाम दिया विशेषक तत्व। ठीक, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ट्रेट एलिमेंट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि विशेषक तत्वों की संख्या कैटल ने कितनी बताई है तो 171। इन 171 सील गुणों को कहां से प्राप्त किया, 400 शब्द, जो 17,953 शब्द आलपोर्ट और आर्टबर्ट ने दिए थे उसमें से 4,000 शब्दों को चुना इन्होंने और उनको क्या किया, समानता और संबंध के आधार पर उनकी संख्या को कम करते हुए कुल कितने प्राप्त किए, 171 प्राप्त किए। और इन्होंने उसको क्या नाम दिया, विशेषक तत्व की संज्ञा दी, ट्रेट एलिमेंट्स कहा। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, इन ट्रेट्स एलिमेंट्स को उसके बाद कुल 35 वर्गों में विभक्त कर दिया। ठीक, तो 35 अलग अलग वर्गों में बांट दिया। और इन अलग अलग वर्गों में बांटने के बाद कैटल ने क्या किया, उन्होंने एक सांख्यिकी प्रविधि का प्रयोग किया। उस सांख्यिकी प्रविधि का नाम क्या है, फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस, फैक्टर एनालिसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, कारक विश्लेषण। ठीक, तो पहली चीज आपसे क्या पूछा जा सकता है कि विशेषक तत्वों की संख्या कितनी है कैटल के अनुसार, आप कहेंगे 171। फिर उन्होंने इसको 35 वर्गों में, मतलब 171 को संख्या को नहीं कम किया बल्कि उन्होंने 35 वर्ग में बांट दिया। बांटने के बाद वहां पे एक सांख्यिकी प्रविधि का प्रयोग किया, स्टैटिस्टिकल जो मेथड्स है वो लगाया उन्होंने और उस मेथड्स का नाम क्या है, फैक्टर एनालिसिस। जैसे इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं तो कारक विश्लेषण। तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्यक्तित्व के संदर्भ में कारक विश्लेषण पद्धति का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया, तो कैटल ने किया। अब इस कारक विश्लेषण पद्धति का प्रयोग करके उन्होंने क्या किया, 12 मूल सील गुणों को प्राप्त किया। मूल सील गुण, आधारभूत सील गुण भी से कहते हैं, मूल सील गुण। इन्हीं मूल सीलों को हम व्यक्तित्व सील गुण भी कहते हैं। ठीक।
ठीक, तो इन्हीं मूलशील गुणों को व्यक्तित्वशील गुण भी कहा जाता है। उनकी संख्या कितनी है? 12। ठीक, तो यहां तक कंफर्म हो गया एकदम अच्छे से। 171 विशेषक तत्व थे, ट्रेट एलिमेंट्स थे, 35 वर्गों में बांटा, फिर फैक्टर एनालिसिस प्रविधि का प्रयोग किया जो एक सांख्यिकी प्रविधि है, स्टैटिस्टिकल मेथड है। उसके बाद 12 मूलशील गुणों की पहचान की, जिन्हें आधारभूत शील गुण, मूलशील गुण या व्यक्तिशील गुण यानी कि पर्सनालिटी ट्रेट्स के नाम से भी जाना जाता है। पर्सनालिटी ट्रेट, यहां तक हम समझ चुके हैं, यानी कि 12 मूलशील गुण। इसके बाद उन्होंने क्या किया? इसके बाद उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व की दृष्टिकोण, इनका मानना था कि व्यक्तित्व की दृष्टिकोण से 16 शील गुण जो है वो सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण होते हैं। कितने शील गुण? 16। उन्होंने कहा कि 16 शील गुण व्यक्तित्व की दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है। अब उन्होंने कहा कि जब 16 शील गुण व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है, तो आगे उन्होंने कहा कि इन्हीं 16 शील गुणों के आधार पर हम व्यक्ति के व्यक्तित्व की बड़े अच्छे तरीके से व्याख्या कर सकते हैं। यानी कि कैटल के अनुसार इन 16 शील गुणों को जानना सर्वाधिक आवश्यक है। और इन्हीं 16 शील गुणों को जानने के लिए उन्होंने एक क्वेश्चनेयर बनाया। उस क्वेश्चनेयर का नाम क्या है? उस क्वेश्चनेयर को उन्होंने नाम दिया 16PF क्वेश्चनेयर। ठीक, 16PF क्वेश्चनेयर यानी कि 16 PF क्वेश्चनेयर को प्रश्नावली कहते हैं। तो यहां पे P का मतलब क्या होता है? P का मतलब होता है पर्सनालिटी, पर्सनालिटी, और F का मतलब क्या होता है? फैक्टर। तो इस रूप से क्या हो गया इसका पूरा मतलब? 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली। इसको हिंदी में क्या बोल देंगे? 16 व्यक्तित्व कारक, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा था, कभी कभी नहीं, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध व्यक्तित्व से नहीं है, और इसमें एक ये ऑप्शन जरूर रहता है। अभी जल्द ही में हुए टेट के एग्जाम में भी ये ऑप्शन में था 16PF क्वेश्चनेयर। किसने दिया है 16PF क्वेश्चनेयर? कैटल ने दिया है। किस लिए दिया है? तो 16 व्यक्तित्वशील गुणों को इन्होंने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। उन्हीं 16 शील गुणों की जांच के लिए या उन्हीं शील गुणों को जानने के लिए उन्होंने किसका प्रयोग किया? 16PF क्वेश्चनेयर का प्रयोग किया। यहाँ पे PF का फुल फॉर्म क्या है? पर्सनालिटी फैक्टर। तो पूरा नाम क्या हो जाता है? 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनेयर। हिंदी में क्या आ जाएगा? 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली। अब इस प्रश्नावली की जो प्रकृति थी वो 2 ध्रुवी थी। मतलब कि यह प्रश्नावली कैसी थी? तो यह प्रश्नावली थी 2 ध्रुवी। 2 ध्रुवी का मतलब क्या होता है? 2 ध्रुवी का मतलब ये होता है कि इस प्रश्नावली में जो प्रश्नों को रखा गया कथन के रूप में, उस कथन में जिस गुण का प्रयोग किया गया उसके विपरीत में विपरीत गुणों को भी रखा गया। मतलब 16 गुण थे और 16 उसके विपरीत गुणों को भी साथ में रखा गया उस प्रश्नावली के अंतर्गत। इसीलिए कहा जाता है कि इसकी प्रकृति कैसी है? तो 2 ध्रुवी है। कितने प्रश्न थे या कितने शील गुण रखे गए? 16। अब इन 16 व्यक्तित्वशील गुणों के अंतर्गत एक संकेतों का निर्धारण किया गया। 16 प्रकथन थे तो 16 कथन के लिए क्या कर सकते हैं? 16 शील गुण के लिए उन्होंने 16 संकेत का प्रयोग किया। वह 16 संकेत कौन कौन से हैं? तो वो 16 संकेत, चलिए यहां देख लीजिए वो 16 संकेत कौन कौन से हैं। तो आपको अगर याद करना है तो सबसे पहले क्या काम करिए? ए से लेकर लिखना शुरू करिए। A B C D E F G H I J K L M N O। इसके बाद लिखिए Q1, यहां से बल्कि मत लिखिए, नीचे से दिख रहा है आप लोगों को Q1 Q2 Q3 और Q4। ठीक, अब 16 ही थे तो 16 के लिए कितने संकेत होने चाहिए? 16। काउंट कर लीजिए कितने हैं। तो 1 से लेके O तक कितने हो गए? 14 कि 15? 15 हो गए। और ये कितने हो गए? 4 19।
तो 15 और 4 19, जबकि कथन कितने थे, केवल और केवल 16 थे। तो यहाँ पे हमको कितने को हटाना है, 3 को हटा देंगे तो हमको संकेत मिल जाएंगे। तो यहाँ आपको याद रखना कि A से लेकर O तक और Q1 Q2 Q3 और Q4 हटाना किसको है, तो DJ नॉकआउट, तो D यहाँ पे है और J और K यहाँ पे है, इन 3 को हटा देना है। तो DJ K जो है वो हटा देंगे तो जो बचेगा वही वो संकेत है। तो यानी कि 16PF क्वेश्चनेयर में 16 सील गुणों के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया गया वो संकेत क्या है, ABCD नहीं है, EFGHIJK नहीं है, LMNO, इसके बाद Q1 Q2 Q3 और Q4। पीजीटी में एक बार ये पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैटल के अनुसार जो 16PF क्वेश्चनेयर का एक संकेत नहीं है। तो मान लीजिए उसमें दिया ABCD, तो कौन सा नहीं है, D। तो क्या याद रखना है, A से लेकर O तक और Q1 Q2 Q3 Q4 कौन गायब रहेगा, DJK। तो DJK उसमें से हटा दीजिए, जो बचेगा वही उसके संकेत होंगे। तो यहां तक हमने जाना कि कैटल ने क्या बताया है। तो उन्होंने सबसे पहले कहां से स्टार्ट किया, 400 शब्दों से स्टार्ट किया, समानता और संबंध के आधार पे। उन शब्दों में जो समानताओं के आधार पे एक जैसे थे उनको हटा दिया, जो एक से संबंधित थे उनको हटा दिया। ऐसे करके कितने को प्राप्त कर लिया, 171 को। और इन 171 को उन्होंने क्या बोला, ट्रेट एलिमेंट्स की संज्ञा दी। तो ट्रेट एलिमेंट्स यानी कि विशेषक तत्व कितने, 171। फिर 35 वर्गों में विभाग करने के बाद कौन सी सांख्यिकी प्रविधि प्रयोग में लाई, तो आप बताएंगे फैक्टर एनालिसिस, कारक विश्लेषण के द्वारा कितने सील गुण प्राप्त किए, 12 मूल सील गुण प्राप्त किए। इन्हें और क्या बोला जाता है, व्यक्तित्व सील गुण यानी कि पर्सनालिटी ट्रेट्स के नाम से भी ये जाने जाते हैं। ठीक, यहां के बाद उन्होंने फिर क्या कहा कि 16 ऐसे सील गुण हैं जो व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है, और इनको ज्ञात करने के लिए या इनका निरीक्षण या इनकी जांच करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक क्वेश्चनेयर यानी कि प्रश्नावली का निर्माण किया, जिसका नाम क्या है, 16PF क्वेश्चनेयर, जिसमें P का मतलब पर्सनालिटी और F का मतलब क्या है, तो फैक्टर। हिंदी में क्या होगा, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली। इसकी प्रकृति क्या है, 2 ध्रुवीय है, यानी कि जिन गुणों को रखा गया उनके विपरीत गुणों को भी उस सारणी में शामिल किया गया, और उसके लिए संकेत क्या है, तो यहां वो संकेत दिए। अब इसके बाद कैटल ने क्या किया, कैटल ने भी आलपोर्ट की तरह सील गुणों को 2 भागों में विभक्त कर दिया, एक सतही सील गुण और दूसरा स्रोत सील गुण। चलिए अब उसको देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे कैटल ने क्या किया, 2 भागों में बांट दिया, पहला सतही सील गुण और दूसरा स्रोत सील गुण। तो इनका नाम भी एकदम उन्हीं के आधार पर पड़ा है जैसा इसकी डिफिनीशन है। सतही सील गुण का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सतह क्या होता है। आप देखेंगे सतह जो होता है वो किसकी सतह की बात की जाए, जैसे मान लीजिए कि एक तालाब की सतह की बात की जाए, तो एक तालाब की सतह का मतलब होता है उसका वह पॉइंट जो हमको आंखों से दिख रहा होता है, जिस पर कमल के फूल खिल रहे होते हैं, जिस पर बत्तखें तैर रही होती हैं, वो तालाब का ऊपरी सतह होता है। ठीक, तो यहाँ से भी वही आशय है। तो यहाँ हम कहीं तालाब वालाब की बात तो कर नहीं रहे, हम व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, और व्यक्तित्व के अंदर किसकी बात कर रहे हैं, सील गुण की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सील गुण दिखेंगे कहाँ, एक व्यक्ति में दिखेंगे, तो कुछ गुण उसके बॉडी में दिखते हैं, कुछ गुण उसके व्यवहार में दिखते हैं। तो यहाँ पे ऐसे सील गुण जो हमारे व्यवहार के सतह पर होंगे उन्हें क्या कहेंगे, सतही सील गुण। यानी कि वे सील गुण जो व्यवहार के बाह्य सतह पर होते हैं, या कह सकते हैं जो सतह पर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सतही सील गुण। यानी कि जो चीजें सतह पर होती हैं वो चीजें हमको आसानी से क्या होती है, दिख जाती हैं। तो हम दूसरे रूप में कह सकते हैं कि सतही सील गुण की अभिव्यक्ति व्यक्ति के व्यवहार में दिन प्रतिदिन होती रहती है। यानी कि वे सील गुण जिनकी अभिव्यक्ति दिन प्रतिदिन के व्यवहार में बड़े ही आसानी से और स्पष्ट रूप में होती है, वे सतही सील गुण कहलाते हैं। आपसे कोई पूछे कि सतही सील गुण व्यक्तित्व की बाह्य संरचना है कि आंतरिक संरचना है, तो अगर सतही सील गुण सतह पर होते हैं तो ये आंतरिक नहीं होता ना, इसका मतलब ये बाह्य होता है। तो सबसे पहले आप रखेंगे क्या कि सतही सील गुण क्या होते हैं, ये व्यक्तित्व की बाह्य संरचनाएं हैं। पहली चीज याद रखिएगा कि व्यक्तित्व के अंतर्गत जो सतही सील गुण का कॉन्सेप्ट दिया है कैटल ने, वह व्यक्तित्व की क्या है, बाह्य संरचनाएं हैं, और जिनकी अभिव्यक्ति कहां होती है, जिनकी अभिव्यक्ति स्पष्ट होती है। ठीक, यानी कि सतही सील गुण
हमारे व्यक्तित्व की बाह्य संरचनाएं हैं और ये हमारे व्यवहार में प्रतिदिन बड़े ही स्पष्ट दृष्टि से देखे जा सकते हैं। सही रूप में अगर इसको बोले या एक शब्द में या एक वाक्य में इसको बोलना चाहें तो सतही शील गुण के अंतर्गत वे सभी शील गुण आते हैं जिनकी अभिव्यक्ति दिन प्रतिदिन के व्यवहार में होती रहती है। याद मतलब कि हम अमूमन जो व्यवहार करते हैं समाज में, उन व्यवहारों में बड़े ही आसानी से कौन परिलक्षित हो जाते हैं, तो सतही शील गुण आते हैं। इसीलिए इन्हें हम कहते हैं ये बाह्य संरचनाएं हैं, क्योंकि बाह्य संरचना है तभी आसानी से दिख जाते हैं। दूसरी बात कि इनकी अभिव्यक्ति क्या होती है, एकदम स्पष्ट होती है, इसीलिए इसके विषय में हमें कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं होता है, स्पष्ट होती है। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए इनके विषय में कोई संदेह नहीं होता, कोई संदेह नहीं होता। तो याद रखेंगे, सतही शील गुण वे हैं जो व्यक्ति के व्यवहार में अमूमन दिख जाते हैं। क्यों दिख जाते हैं, क्योंकि ये बाह्य संरचनाएं हैं। क्यों दिख जाते हैं, क्योंकि ये व्यक्तित्व के अंतर्गत जो व्यवहार व्यक्ति करता है उस व्यवहार के सतह पर होते हैं। इसका मतलब ये होता है, सतह का मतलब ये है कि जब भी व्यक्ति कोई व्यवहार करता है तो उसमें सबसे आगे जो होते हैं वो कौन होते हैं, वो सतही शील गुण होते हैं। तो सतही शील गुणों की अभिव्यक्ति क्या होती है, स्पष्ट होती है, इसीलिए इसके विषय में क्या नहीं होता है, तो संदेह नहीं होता है। तो दो तीन चीजें याद कर लीजिए कि व्यक्तित्व की बाह्य संरचनाएं किसे कहते हैं, तो सतही शील गुण को। किसकी अभिव्यक्ति एकदम स्पष्ट होती है, सतही शील गुणों की होती है, और इनके विषय में आपको कोई संदेह नहीं होता है, तो सतही शील गुणों के विषय में कोई संदेह नहीं होता है। जैसे हंसमुखता हो गया, एक व्यक्ति व्यवहार करते समय अगर हंसमुख है तो हंसमुखता दूर से भी बड़े स्पष्ट ढंग से जानी जा सकती है, कह सकते हैं देखी जा सकती है। उसी परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे स्रोतशील गुणों को, तो इसका ठीक अपोजिट है। स्रोत मतलब वो होता है कि जो हमारे व्यवहार के स्रोत में हो, यानी कि वो अंदर होते हैं। तो जहां यह बाह्य संरचना होती है, स्रोतशील गुण क्या होते हैं, ये हमारे व्यक्तित्व की आंतरिक संरचनाएं हैं। ये हमारे व्यवहार की क्या होती हैं, व्यक्तित्व की क्या होती हैं, आंतरिक संरचना होती है। अब जब ये आंतरिक संरचना होती है, इसका मतलब यह व्यवहार में बड़ी आसानी से नहीं देखे जा सकते हैं ना। तो ये आंतरिक संरचना होती है जिनके बारे में हमें ज्ञान कब होता है। अब सोचिए कि अगर ये आंतरिक संरचना है तो इसके विषय में हम जानेंगे कैसे, तो सोचिए कि हमारे व्यवहार में आसानी से कौन दिखते हैं, सतही शील गुण। अब इन्हीं सतही शील गुणों के आधार पर आप जो है अपना तर्क लगाएंगे तो कहां पहुंच सकते हैं, स्रोतशील गुणों तक पहुंच सकते हैं। तो पहली चीज याद रखिए कि स्रोतशील गुण आंतरिक संरचना होती है, इसीलिए व्यक्ति के व्यवहार में ये आसानी से अभिलक्षित या परिलक्षित नहीं होते हैं। ये आसानी से लिख लीजिए, व्यवहार में आसानी से परिलक्षित, आसानी से परिलक्षित नहीं होते। ठीक, तो इनकी अभिव्यक्ति भी क्या होगी, स्पष्ट नहीं होगी। तो इनकी अभिव्यक्ति क्या हो जाएगी, अभिव्यक्ति अस्पष्ट नहीं। अब इसके बारे में जब अभिव्यक्ति स्पष्ट नहीं है तो इसके बारे में हम जानेंगे कैसे, तो इसके बारे में हम तभी जान सकते हैं जब इनसे संबंधित सतही शील गुणों की खोज की जाती है। मतलब इनसे संबंधित जब सतही शील गुणों के ऊपर आप विचार करेंगे तब कहीं ना कहीं आपको क्या ज्ञात होगा, स्रोतशील गुण के बारे में ज्ञात होगा। इसको आप एक उदाहरण के रूप में सोच समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक तालाब है, मान लीजिए ये एक तालाब है और ये तालाब में पूरा पानी भरा हुआ है, और इस तालाब की सतह पर मान लीजिए कि ढेर सारे ऐसे पौधे हैं, नीचे ऐसे उसकी ऐसे रूट्स नीचे नहीं है, बहुत सारे पौधे होते हैं। तो मान लीजिए जैसे ये एक सिंघाड़ा का पौधा आपको याद होगा, जलकुम्मी आप जानते होंगे, जलीय पौधे होते हैं बहुत सारे ऐसे। तो चलिए, ये तो सिंघाड़ा आप जानते हैं जिसे हम लोग खाते हैं, वही सिंघाड़ा, पानी फल उसे बोलते हैं। अब देखिए इस सिंघाड़े को हम प्राप्त करते हैं कहाँ से, तालाबों से। तालाबों में इनकी खेती की जाती है।
अब सिंघाड़े भी तालाब में खेती के रूप में बोए ही जाते हैं, इनकी खेती किसान करता है। उसी तालाब में अन्य जलीय पौधे जैसे जलकुम्भी एक हो गया, आप देखेंगे सफ़ेद सफ़ेद, उसमें सफ़ेद सफ़ेद फूल खिलते हैं, ग्रीन ग्रीन पत्तियां होती हैं। अब सोचो कि ये कई प्रकार के जलीय पौधे और उन्हीं के बीच में ये सिंघाड़े का पौधा भी है। तो इसमें आप देखेंगे, जब बाहर से देखेंगे तो आपको वो चीज़ें दिखाई देंगी जो इस तालाब के सतह पर हैं। तो सतह पर आपको क्या चीज़ दिखाई दे रही है? तो सतह पर आपको पत्तियां दिख रही हैं, इसकी पत्तियां और इसकी पत्तियां। किसान जब इस तालाब में जाता है तो क्या करता है? इन्हीं पत्तियों को देखता है और इन्हें जल्दी से पहचान जाता है। क्या पहचान जाता है? कि ये सिंघाड़े का पौधा है और ये कोई अन्य जलीय पौधा है, जैसे जलकुम्भी हो गया और भी कोई बहुत सारे पौधे होंगे, तो उनको पहचान लेता है। तो वो सीधे सीधे कहाँ जाता है? सिंघाड़े के पौधे के पास। क्यों? क्योंकि उसे सिंघाड़ा चाहिए, उसे वह जलीय फल चाहिए जिसका खेती उसने उस तालाब में किया है। तो क्या उसे वहां से वो जलीय फल दिख रहा था, यानी को सिंघाड़ा दिख रहा था? तो नहीं दिख रहा था। तो फिर किसान इसके पास क्यों गया? क्योंकि यहाँ उसकी पत्तियां दिख रही थी और ये जो ढेर सारी पत्तियां हैं उसके संकेत क्या कर रही थी? तो ये संकेत कर रही थी कि नीचे ही क्या है? सिंघाड़े के फल लगे हुए हैं। और किसान क्या करता है? नीचे हाथ डाल के सिंघाड़े के फल को तोड़ लेता है, जो दिखता भी नहीं है, लेकिन उसके विषय में कौन सूचना दे रहा है? तो ये पत्तियां सूचना दे रही है कि नीचे ही फल लगा हुआ है। तो इन पत्तियों को समझिए कि ये क्या है? सतही सील गुण। क्यों समझेंगे भैया सतही सील गुण? क्योंकि ये आसानी से दिख जा रहे हैं, उनकी अभिव्यक्ति इतनी स्पष्ट है कि किसान समझ गया कि ये सिंघाड़े की पत्ती है और ये अन्य जलीय पौधा जलकुम्भी वगैरह है, तो वो यही जाता है। अब इसने क्या संकेत कर दिया कि भैया नीचे ही सिंघाड़े के फल लगे हुए हैं, यानी कि ये इसके अंदर है। तो ये क्या हो जाएगा? ये है स्रोतशील गुण। तो यहाँ पे उस किसान को बताने वाला कार्यक्रम किसने किया है? इस पत्ती ने। तो ये पत्ती क्या है? सतही सील गुण। तो सतही सील गुण ने किसके बारे में बता दिया? इस सिंघाड़े के फल के विषय में बता दिया। इसका मतलब कि सतही सील गुण क्या करते हैं? स्रोतशील गुणों के विषय में सूचना देते हैं। इसीलिए हम सतही सील गुणों को सील गुण सूचक भी कहते हैं। तो सतही सील गुणों को हम सील गुण सूचक क्यों कहते हैं? क्योंकि सतही सील गुण जो होते हैं वो स्रोतशील गुणों के विषय में हमें संकेत कर रहे होते हैं, सूचना दे रहे होते हैं, इसलिए सतही सील गुणों को सील गुण सूचक भी कहते हैं। अब देखिए इसकी अभिव्यक्ति कितनी स्पष्ट है, संदेह ही नहीं होता है, लेकिन नीचे वो दिख ही नहीं रहा है। इसके विषय में हम तब जान पाते हैं जब सतही सील गुणों से जानने का प्रयास करते हैं तब। एक और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि एक अकबर बीरबल की कहानी, इस पर एकदम सटीक उदाहरण उसका है कि एक बार क्या हुआ कि अकबर की हाथी जो है अपने अंतिम चरण में थी, अवस्थाओं के अंतिम चरण में थी। अब उसका बस आत्मा उसकी जो है परमात्मा में विलीन होने वाली थी और इस चीज को देखकर अकबर को बहुत कष्ट हुआ। वो अपनी हाथी को मरता हुआ नहीं देख सकते थे और नहीं उसकी सूचना वो सुनना चाहते थे। तो राजा थे तो उन्होंने क्या कह दिया कि भैया ये प्रिय मेरी हाथी है, अगर इसके मरने की सूचना अगर किसी ने मुझे दी तो उस व्यक्ति को सबसे पहले मैं फांसी पर लटका दूंगा। ये कहकर अकबर क्या हुए? अपने राजमहल में चले गए। तो दिन बीतता गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद क्या हुआ? एक दिन हाथी क्या हो गई? मर गई। अब सबसे बड़ा ये अच्छा प्रश्न ये खड़ा होता है कि राजा को बताएगा कौन कि उनकी प्रिय हाथी जो है वो मर चुकी है? अब बताए तो भी फांसी चढ़ना था, अगर नहीं बताया जाए तब पर भी तो राजमहल के अंदर रखे हुए जो दरबारी थे उनका काम ही ये सूचना पहुंचाना। अगर वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे तब पर भी राजा फांसी चढ़ाने वाला था, तब तो बल्कि ज्यादा लोगों को फांसी चढ़ा देगा कि सब लोग क्या कर रहे थे। तो जब इस परिस्थिति में लोग फंस गए तो उन्होंने किसको याद किया? बीरबल को। अमूमन यही होता है कि जब उस समय कोई फंसता था तो बीरबल को याद किया जाता। तो बीरबल ने क्या किया? उनकी समस्या का समाधान किया। तो बीरबल ने क्या किया? उस मरी हुई हाथी के बारे में बताने का निर्णय लिया। किससे? अकबर से। तो बीरबल जो है वो राजमहल में पहुंचते हैं और राजा के सामने पहुंचकर उन्होंने अकबर से कहा। तो उन्होंने जो जो कुछ कहा वो उन्हीं गुणों का बखान किया या उन्हीं गुणों के विषय में बताया जिन गुणों को आप दूर से भी देखकर स्पष्ट रूप से जान सकते हैं। तो उन्होंने जो जो कहा वो सतही सील गुण, और उन गुणों के आधार पर जिस निष्कर्ष पर राजा पहुंचते हैं वो स्रोतशील गुण। तो उस बीरबल ने उसमें क्या कहा? तो सबसे पहली चीज उन्होंने कहा कि महाराज जो आपकी हाथी है ना वो हिल डुल नहीं रही है। तो हिलना डुलना तो दूर से स्पष्ट दृष्टि से देखा जा सकता है। तो कहा ठीक है। फिर दूसरा कहा कि आपकी जो हाथी है ना वो खाना वाना नहीं खा रही है, ना खाना खाती है ना पानी पीती है। तो कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि जो आपकी हाथी है ना वो ना सांस अंदर लेती है ना बाहर छोड़ती है। इतनी बड़ी हाथी है, अगर सांस अंदर लेगी तो पेट उसका अंदर जाएगा बाहर आएगा ना, या उसकी सूंड के सामने से धूल भी उड़ेंगे। तो कहा ठीक है भाई, सांस अंदर नहीं लेती है बाहर। तब राजा सोच में पड़ गया कि वो न हिल रही है, न डुल रही है, न खाना खा रही है, न पानी पी रही है, न सांस अंदर ले रही है। तो उन्होंने कहा बीरबल इसका मतलब क्या हमारी हाथी मर गई है?
तो ये निष्कर्ष तक किसने पहुंचाया? इन सारी गुणों ने पहुंचाया। वो खाना नहीं खा रही है, पानी नहीं पी रही है, वो सांस अंदर नहीं ले रही है, वो हिल नहीं रही है, तो इसके आधार पर क्या सूचना मिलती है या किस निष्कर्ष पर राजा पहुंचा? तो राजा ने कहा क्या मेरी हाथी मर गई है? तो बीरबल ने कहा सरकार ये तो आप बता सकते हैं, हम तो बहुत तुच्छ व्यक्ति हैं, हम कहां से बताएं आपकी हाथी मरी है कि जिंदा है। तो जो जो चीजें बीरबल ने कही वो सतही सील गुण थे, जो उस हाथी के व्यवहार में आसानी से परिलक्षित हो रहे थे, लेकिन उनके आधार पर जिस निष्कर्ष पर राजा अकबर पहुंचे वो क्या था? वो उसका स्रोतशील गुण था। तो यहाँ पे मृत्यु उसका स्रोतशील गुण था और उसका सतही सील गुण क्या था? हिलना डुलना, खाना पीना ना खाना या सांस न लेना। तो यहाँ पे कौन संकेत किया मृत्यु की तरफ? यही सतही सील गुण। इसलिए हम क्या कहते हैं? सतही सील गुणों को सील गुण सूचक कहते हैं। तो समझ में आया कि सतही सील गुण बाह्य संरचना होती हैं, इनकी अभिव्यक्ति आसानी से होती रहती है व्यवहार में, इसीलिए स्पष्ट होती है, कोई संदेह नहीं होता। इसके ठीक विपरीत स्रोतशील गुण क्या होते हैं? ये व्यक्ति की आंतरिक संरचना होती है, इनकी जो अभिव्यक्ति है वो व्यवहार में आसानी से नहीं होती है, ये इतने स्पष्ट नहीं होते हैं, इसीलिए इनके विषय में सूचना कौन देता है? तो सतही सील गुण। जब भी आपके स्रोतशील गुणों के विषय में जानना है तो वो क्या करना पड़ेगा? उससे संबंधित सतही सील गुणों को खोजना पड़ेगा, और वो सतही सील गुण ही क्या करेंगे? आपको स्रोतशील गुण की तरफ संकेत करेंगे। इसीलिए सतही सील गुणों को हम सील गुण सूचक भी कहते हैं, ट्रेट इंडिकेटर कहते हैं। ठीक, तो यहीं तक है कैटल का योगदान, निश्चय ही आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।